Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। हम देख रहे हैं फिलहाल क्लास 10 की बायोलॉजी में लाइव प्रोसेसेस। हमने पहले देखा था डाइजेशन हम कर चुके हैं, दैट इज न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं, और लाइव प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक जो बाकी है दैट इज एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिजम्स। और ये भी हम आपको पता ही है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पहले ही डिटेल में कर चुके हैं। तो चलिए आते हैं लाइव प्रोसेसेस का, ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। दिस एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म, क्या है ये एक्सक्रीशन? तो सबसे पहले तो हम एक्सक्रीशन के बारे में जाने कि एक्सक्रीशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलता है। हमारा शरीर एक जायंट केमिकल लैब से कंपेयर कर सकते हैं हम, जिसमें कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं बिटवीन द वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स। और इन रिएक्शन से जैसे कि अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन को टूट करके अमाइनो एसिड्स बनाता है, अमाइनो एसिड्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसी तरह से फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और इन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि बॉडी को जिसको मेंटेन करना जरूरी होता है, बॉडी का इंटरनल वाटर बैलेंस, आयोनिक बैलेंस, सब कुछ एक इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि एक केमिकल लैब होता है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, या एक फैक्ट्री होती है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्शंस होते हैं, और साथ साथ बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम स्लैग की तरह बाहर निकालते हैं। तो वही स्लैग्स हैं एक्चुअली हमारे शरीर का जो केमिकल लैब है या फैक्ट्री है, जिसमें कि ये जो बहुत सारे एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन होता है, मसल्स बनते हैं, बोन ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं जिनको हम बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिनको कि बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं। सो एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स और excretory waste products of metabolism which are toxic chemical substances, regulate the ionic concentration of body fluid, बॉडी फ्लूइड में जैसे हमने कहा आयोनिक कंसंट्रेशन, जो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में। तो मॉलिक्यूल्स तो वो जैसे प्रोटीन टूटता है, अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट या शुगर स्टार्च के मॉलिक्यूल्स सिंपल सॉल्युबल शुगर में टूटते हैं, फैट को इमल्सिफाई करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज के बाद जो सॉल्ट्स, आयंस, मिनरल्स हैं, उनका एक डेफिनिट पीएच बैलेंस, इसी को आप एसिडिक बैलेंस या बेसिक पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी को भी रेगुलेट करता है, दैट इज द होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। एंड दैट मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस इनसाइड द internal environment of the living beings can be called as the excretion. That is, जो भी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीजें बनी जिन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है अमोनिया के सब्सटेंसेस, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो एक्चुअली जैसे ही बनते हैं वैसे ही हमारा बॉडी उनको अमोनिया में अमोनिया, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट में सबसे ज्यादा हानिकारक है अमोनिया। तो चूंकि वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो नेचर ने इस तरह की व्यवस्था की है कि इमीडिएटली वो अमोनिया को बॉडी यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। बट इमीडिएटली उस यूरिया को बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2-3 घंटे में वो यूरिया वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। तो यही इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में, जिनमें हम जानते हैं कि हर एनिमल्स में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, सेलुलर लेयर्स होती हैं बॉडी में, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो सारे को कोऑर्डिनेट करना होता है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से। इन सारे कोऑर्डिनेटरी सिस्टम के द्वारा या सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में बाय सिंपल डिफ्यूजन ये एक्सक्रीटरी वेस्ट
बाहर निकालने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स के डिप्लीशन से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के भी कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एक्सेस ऑफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे आयंस, इन सब को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो लेट अस सी, ये पूरा एक्सक्रीशन चैप्टर हम दो भाग में देखेंगे। आज हम बेसिक्स देख रहे हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है, कैसे होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, unicellular organisms like bacteria and viruses में by the process of simple diffusion, even microbes में, protists में like amoeba and paramecium, these are excreted out through the simple body diffusion. बॉडी में डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो भी बनते हैं अंदर, वो डिफ्यूज आउट कर दिए जाते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स there are definite organisms, there sorry different organs और organelles, बहुत लोअर फॉर्म्स में कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे है, ये तो यूनिसेलुलर में भी ही मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस, आयोनिक बैलेंस सब मेंटेन करते हैं एक्सक्रीशन के रिजल्ट्स में। प्लांट्स में ये एक्सक्रीशन बहुत सिंपलर फॉर्म में होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जब जैसे रूट से हम पढ़ चुके हैं कि लीव्स के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, और इस वाटर के साथ कुछ जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऑटो सिंथेसाइज्ड ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो हार्मफुल है, उसको तो वो फोटोसिंथेसिस से खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से उनका अपने फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उन प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो काफी कम प्रोड्यूस होते हैं। इन एक सेंस में हम कह सकते हैं कि चूंकि ये जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको प्लांट खुद ही फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में यूज कर ले रहा है। बाकी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत सिंपलेस्ट हैं। प्लांट में कोई ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट, प्लस ये हम पहले देख करके आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ जाइलम में वाटर मूवमेंट होता है थ्रू जाइलम, एंड सॉलिड फूड जो बनता है लीफ में, वो उसकी मूवमेंट होती है अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम। तो ये सिंपल मेथड्स हैं, इनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट इनमें बनते हैं, तो डेफिनेटली इनके, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जानने की, कि जो प्लांट के एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, जिनमें एक आता है गम्स होते हैं, जो रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, रबर होता है, प्लांट सैप्स होते हैं। इसके अलावा जब आप प्लांट को काट देते हैं, तो उसमें काटने के बाद आप देखते हैं कि कटे हुए प्लांट को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कुछ सैप की तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ प्लांट। ये रबर का प्लांट है, जिसको काटिए तो रबर जो निकलता है वो हमारे लिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हमारे प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो हमारे यूज में आता है। और हमारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिसमें सबसे खतरनाक है यूरिया, जो अमोनिया कन्वर्ट होकर के बनाता है, वो यूरिया आप अगर प्लांटेशन में करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि यूरिया को फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। तो इस नेचर ने बहुत बैलेंस तरीके से किया है। अब हम देखें कि एनिमल्स में एक्सक्रीशंस कैसे होते हैं, तो बहुत ही सिंपल, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हेलमिन्ट्स आते हैं, उन हेलमिन्ट्स में टीनिया सोलियम हुआ, प्लाटी हेलमिन्ट्स हुआ, प्लानेरिया हुआ, उनमें फ्लेम सेल्स होते हैं। ये फ्लेम तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह के फ्लेम आग के लॉ की तरह का एक्चुअली इन सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे, जिनके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करके निकालते हैं। फिर अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होता है, इंसेक्ट्स में, ग्रासहॉपर्स में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंटीन प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं। ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाला जाता है। देन कम्स द ह्यूमन, जो सबसे बड़ा, सबसे डेवलप जो हम हैं, इनके बारे में क्लास 10 एनसीईआरटी के सिलेबस में पूरा एक्सक्रीशन चैप्टर शॉर्ट में ही पढ़ना है। और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो ह्यूमन में हम ऑल टुगेदर 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं। फर्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, हालांकि ये एग्जैक्टली एक्सक्रीटरी प्रोसेस नहीं है, ये डिफिकेशन या शिटिंग या ईजेशन कहते हैं, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। दूसरा एक्सक्रीटरी वेस्ट है लंग्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सॉरी, लंग्स, जिससे कि
जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में टिश्यूज में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो वेन के थ्रू हार्ट से पास होते हुए लंग्स में पहुंचता है और लंग्स एक्सेल कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कभी आपने बहुत घनी ठंड में मुंह से सांस निकाल के देखें या इवन नोज से भी सांस निकालें तो कुछ धुआं की तरह दिखता है, दैट इज द वाटर वेपर। तो कुछ वाटर वेपर भी निकलता है। उसके अलावा कुछ बलगम निकलता है, जो कि बलगम एक्चुअली वो प्रोड्यूस होता है लंग्स में, एक्सक्रीटरी वेस्ट ही है वो, जिसको कि जोर से लंग के प्रेशर से, कभी आप को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी आप जब सर्दी में नाक बंद होता है तो एक नाक बंद करके दूसरे नाक से जोर से, जिसको हम नाक छिड़कना कहते हैं, बलगम बाहर निकालते हैं। एक्चुअली वो बलगम बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो मुंह से भी बाहर निकलता है, बट वो बन रहा है लंग्स में, वो एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिसमें कि काफी सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। और ये ओकेजनली, हालांकि ये जैसा हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ा है कि ये बलगम एक्चुअली बनता है काफी सारे अ, 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 जो जो उसका पीलापन है वो लिम्फेटिक वेस्ट भी हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि इन्फेक्शन के समय ज्यादा निकलता है। तो दैट इज अनदर मेथड। बट ये जो है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल निकल रहा है, और थ्रू लंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकलते हैं। तो इसलिए एज अ होल अगर हम कहें तो ह्यूमन में 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स माने जाते हैं। फर्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड इज लंग। ये दोनों नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के काम में नहीं आते हैं। मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ह्यूमन में, उसमें सबसे पहला होता है स्किन, जिससे कि निकलते हैं, स्किन में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स के थ्रू बहुत सारा सीबम निकलता है जो कि तैलीय चिपचिपा पदार्थ होता है। और उसके अलावा बहुत सारा पसीना जो वाटर के आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ये कुछ स्किन से के एक्सक्रीटरी वेस्ट कुछ खास, कभी कभी स्पेसिफिक तरीकों में एक्सक्रीटरी वेस्ट एग्जैक्टली नहीं है, बट ये ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें जो स्किन पे जमा हो जाती हैं वो शेडेड ऑफ होती हैं, तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज वन वे ऑफ एक्सक्रीटिंग समथिंग। बट स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन मेनली थ्रू स्वेट ग्लैंड्स होता है, जो कि कुछ आयोनिक सॉल्ट्स को भी बाहर निकालते हैं। सॉल्ट मतलब नमक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जब हम पढ़ते हैं, जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें सॉल्ट्स का बार बार यूज आ रहा है, इट इज नॉट ओनली नमक। There are various types of salts and ions and minerals and molecules are produced during the chemical reactions within our body, जिसमें कि बहुत सारे salts हैं। ऑफ कोर्स उसमें एक नमक की तरह नमक भी है, सोडियम क्लोराइड भी है। इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मियों में जब बहुत ज्यादा पसीना आता है तो अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपके आर्म्स पिट के नीचे या खास कहीं कहीं पर पसीने से बिल्कुल सफेदी आ जाती है वो जब सूखता है। तो दैट सॉल्ट इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इसी तरह से तो so the first main excretory organ of human body is this skin, and then comes another important structure, that is the liver. अभी हमने बताया आपको कि जो एक्सक्रीटरी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है अमोनिया, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। और उसको इमीडिएट, क्योंकि अमोनिया कितना खतरनाक होता है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहाँ पे बहुत किसी दीवार में या कुछ आपको एक्सपीरियंस भी आपने किया होगा कि कहीं कहीं पे किसी रेलवे ट्रैक के किनारे या कहीं पे कुछ दीवार पे लोग कंटिन्यूअस यूरिनेट करते रहते हैं, तो धीरे धीरे साल 2 साल तक 4 साल में वो दीवार गिरने लग जाती है। इतना नुकसानदेह होता है अमोनिया, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये अमोनिया को बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम इमीडिएटली लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज द यूरिया। बट इसीलिए स्मेल जो यूरिन का आता है, तो ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि फ्रेश यूरिन स्मेल ज्यादा नहीं करता है इन कंपैरिजन टू द स्टोर्ड यूरिन। यूरिन अगर स्टोर्ड रहे तो वो ज्यादा तुरंत यूरिया 2 से 3 घंटे में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट
कि ये जो अमोनिया है वो बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है। तो ये लिवर जो है, ये ये काम बॉडी को इसी बात से बचाता है। ये लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है इमीडिएट, और तब ये यूरिया पास करता है थ्रू द हेपाटिक आर्टरी एंड वेन, किडनी तक जाता है, और तब किडनी से के थ्रू किडनी में ये यूरिया प्लस वाटर प्लस बहुत सारी चीजें मिलकर के ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वन पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर, नीचे की तरफ आकर के ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, पूरा फिल्ट्रेशन होती है। जो हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो पानी में घुल करके किडनी तक पहुंचते हैं। किडनी इनको छान करके इनमें से एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिया और कुछ और सॉल्ट्स एंड मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उनको बाहर निकालते हैं। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको अब हम आगे बढ़ देखें अगर एक एक करके, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो नाउ these slides are basically for your notes and for your more informations. एक्सक्रीटरी वेस्ट आज जो हम देख रहे हैं कि एक्सक्रीशन एग्जैक्टली है क्या, डिफरेंट एनिमल्स में कैसे होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, देन हायर एनिमल्स में जिनमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एंड देन फाइनली ह्यूमन। तो it starts with in unicellular organisms. So the process, the physiology of excretion is almost same in each and every organism, starting from the unicellular up to the multicellular largest animals. Basic चीजें वही हैं कि excretory waste जो अमोनिया एंड अमोनियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में या तो कन्वर्ट करो, अगर तुरंत बाहर नहीं निकाल सकते हो, बट लोअर ऑर्गेनिजम्स में लाइक इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। प्रोटोजोअन्स में, अमीबा में, पैरामीशियम में, इनमें सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फैगोसाइटोसिस इज द मेथड, ये हम पहले न्यूट्रिशन के समय देख करके आए हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कप्स के साथ ये इस तरह से बैक्टीरिया हो, या इवन यही सिस्टम अमीबा भी शो करता है कि वो फैगोसाइटाइज करता है, जो उसका फूड है उसको डाइजेस्ट करके सर्कुलेट करता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बनते हैं वो सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये डिफ्यूज आउट हो जाते हैं सराउंडिंग मीडियम में, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस से, आयोनिक कंसंट्रेशन, वाटर के कंसंट्रेशन के डिफरेंस से एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। एंड इन दिस वे दैट प्रोसेस जो जिससे पानी और एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलते हैं वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस, और जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल ईटिंग और फैगोसाइटोसिस। देन इन protists or the micro animals या micro organisms apart from bacteria and viruses, protozoa and paramecium में कुछ contractile vacuoles होते हैं which can be said as the excretory organs of these bodies. पैरामीशियम में फिक्स होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऊपर और नीचे की तरफ, जबकि अमीबा में ये बनते बिगड़ते रहते हैं। एंड दीज आर मीन्ट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन और ऑस्मो वाटर के बैलेंस के अलावा ये साथ साथ आयंस को भी रेगुलेट करते हैं और बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। सो दिस इज हाउ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट आउट देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। नाउ कम्स द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें द सिंपल स्मॉलर प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ देयर सेल्स। उनकी पूरी बॉडी सरफेसेस से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहे हैं वो डिफ्यूज आउट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है प्लांट्स में, तो वो जनरल लीफ सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो कि स्टोमाटा के थ्रू होता है, ये हम पढ़ करके आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, उन स्टोमाटा के थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर बाहर
निकलता रहता है लीफ में। ये लीफ के सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। इन वैक्यूल्स, यहाँ पे तो ये जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है लीफ का, ये लीफ की हिस्टोलॉजी बताने के लिए है। तो एक तो इसमें हो गया कि ये दिस थ्रू दिस स्टोमाटा नॉट इनसाइड, ये पानी बाहर निकलता रहता है, पानी नीचे से रूट से चढ़ता है और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकलता रहता है, इवापोरेट होता रहता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इस बाहर जाते पानी के साथ जो भी एक्सक्रीटरी आयंस हैं, सॉल्युबल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि काफी कम है, मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको कि प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में यूज कर लेता है। तो इसलिए सनलाइट में क्लोरोप्लास्ट है अगर है तो प्लांट अपना खाना ही बना लेता है। तो जो सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी वेस्ट है प्लांट का, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रीयूज हो जाता है। उसके अलावा जो इस स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो गया एक्सक्रीशन, इसलिए प्लांट्स में, दूसरा हो गया थ्रू फोटोसिंथेसिस, खाना सिंथेसाइज, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाता है और खाना बन जाता है। अब इसके अलावा जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं प्लांट्स में, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये एक्चुअली जो प्लांट्स में यहाँ आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े वैक्यूलर सेल्स हैं, इन वैक्यूल्स में, लीव्स के वैक्यूल्स में जमा होते रहते हैं ये एक्सक्रीटरी वेस्ट, और ये धीरे धीरे लीव्स हैवी होता चला जाता है। एंड फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट stored in cellular vacuoles in leaves that cause the falling off of leaves। आपने देखा है कि लीव्स जब ग्रो करते रहते हैं और बड़े बड़े प्लांट्स के लीव्स साइमल्टेनियसली साथ साथ गिरते भी रहते हैं, पीले पत्ते हो जाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये गिरते चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट लीव्स में जमा होते हैं और कास्टिंग ऑफ लीव्स होता है, उसके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट प्लांट के निकलते हैं। इसके अलावा प्लांट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे सेल सैप हो गया, गम्स हो गए, ये किस तरह से प्लांट्स लीव्स फॉल ऑफ होते हैं। सीजनल फॉल ऑफ ऑटम में होता है जबकि बिल्कुल ही खाली हो जाता है, दैट इज अनदर प्रोसेस। एग्जैक्टली ये एक्सक्रीशन से कंप्लीटली जुड़ा हुआ नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। बट हाँ, लीव्स का गिरने का एक वजह होता है उनमें बहुत एक्सक्रीटरी वेस्ट का जमा होना। Then there are excretory waste of plants, जो प्लांट सैप है, जो प्लांट को काटते हैं तो सैप्स निकलता है, रबर निकलता है, रेजिन निकलता है, गम निकलता है, ये जो हमारे लिए यूजफुल है। दीज आर गम, रेजिन, रबर, प्लांट सैप, जो कि कुछ यूजफुल है कुछ नहीं है। दीज आर कंटिन्यूअसली कमिंग आउट ऑफ द प्लांट्स, and in this way, through all these ways, the stomata waste products can be eliminated. Then through xylem and phloem tissues within plants allow water, sugar and minerals to be transported around the plant, और in that process जो excretory waste हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। स्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन इस तरह से एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेल्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लांट dump their waste into the water traveling to the leaves, which is then cast out through the stomata। तो excess of water बाहर निकलता है, but leaves के जो वैक्यूल्स हैं उनमें बाकी के एक्सक्रीटरी वेस्ट स्टोर्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से लीफ भारी होता जाता है और फिर कास्टेड ऑफ हो जाता है या झड़ जाता है। नाउ कम्स द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन हम पहले भी देख चुके हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एनिमल्स सिंथेसाइज्ड फूड लेते हैं, जो वो रॉ मटेरियल लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट लेके सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो सिंथेसाइज्ड फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करना होता है, उनको ऑक्सीडाइज करना होता है, और इसके लिए बहुत सारे केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, उनको तुरंत कन्वर्ट करना होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, which is mainly the nitrogenous waste. So excretion is the process where metabolic wastes are eliminated from an organism। जो metabolic waste बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपका, कि ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम फूड फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड यही फूड, तो पहला तो सोर्स ऑफ नीड ऑफ एक्सक्रीशन में आ जाएगा,
जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उनके जो सोर्स हैं, पहला हो गया फूड और दूसरा हो गया बायोकेमिकल रिएक्शंस विद इन द बॉडी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। तो जिसमें एक है न्यूट्रिशनल प्रोसेस जिसमें डाइजेशन होता है, तो इजेशन से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन और डिफिकेशन। दिस वी हैव सीन, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है अलॉन्ग विथ वाटर प्रेशर, जो कि काफी प्रेशर से लंग बाहर निकालता है कुछ हद तक, और खास तौर से ये कोल्ड एंड कफ में बलगम के फॉर्म में भी बाहर निकलता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स विद द ग्रेट प्रेशर ऑफ लंग। इसके अलावा ह्यूमन में दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, और इनके अलावा दीज आर द 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट इज स्किन, सेकेंड आर पेयर्ड लंग्स, थर्ड इज लिवर जहाँ पे अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, फोर्थ इज, यहाँ पहले ये फोर्थ नहीं है फिफ्थ होना चाहिए, सबसे पहला ये रेक्टम होना चाहिए जो डिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आएगा लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, एक्चुअली these are not excreting out nitrogenous waste. These are not the main source of excretory system or function in human. Skin is the first very important source. Liver is another very important source. और जब हम लिवर के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे लिवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये दो बातें आप बहुत जरूर याद रखिएगा। बहुत बार आपने कभी कोई जहर खाता है, पॉइजन किसी को दे दिया जाता है, तो जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, उसमें जो पता चलता है कि डैमेज्ड ऑर्गन्स में किडनी नहीं है। किडनी यूरिन को छान करके, यूरिन से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको छान करके पानी में घोल के यूरिन बना के सिर्फ बाहर निकाल देता है। पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जिसको किडनी ने छान के लिया, वो आया कहाँ से? वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस बने उनमें एक अमोनिया और कुछ ऐसे यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इनमें से अमोनिया की तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है लिवर। इसीलिए अगर जो पॉइजनस चीजें हम खाएं या जो शराब डैमेज करता है, वो लिवर को पहले डैमेज करता है। पॉइजन लिवर को पहले डैमेज करता है क्योंकि लिवर ही वो काम करता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करे। अब अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस इतना ज्यादा टॉक्सिक है, इतना ज्यादा खतरनाक है, तो वो लिवर के सेल्स को पहले डैमेज करेगा। ऑफ कोर्स किडनी पर भी इफेक्ट आएगा क्योंकि लिवर अगर उसको नहीं संभाल पाया, यूरिया में कन्वर्ट पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो नेचुरली वो जो डैमेज टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी किडनी तक पहुंचेंगे, जिसमें एक क्रिएटिनिन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। ये सब चीजें भी किडनी तक पहुंच के किडनी को भी डैमेज करती हैं। बट ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइजन किस ऑर्गन को पहले डैमेज करता है? अगर ऑप्शंस में किडनी एंड लिवर है तो पहले लिवर को सेलेक्ट कीजिए, नॉट किडनी। इसी तरह से जो अल्कोहल या वाइन कंजम्पशन से लिवर क्यों खराब होता है? क्योंकि लिवर का ये काम है किडनी को प्रोटेक्ट करना। जब लिवर फेल हो जाता है तब किडनी तक पहुंचते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और किडनी भी फेल हो जाता है तो फिर एनिमल या ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आर दीज? अब ये हमने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। अब ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो निकलते हैं वो क्या है? मेन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, गुआनिन एंड क्रिएटिनिन। ये तो अब आपको सीधा याद कर लेना है कि यूरिन के थ्रू या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो एनिमल्स निकालते हैं उनमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के। अमोनिया जिसे यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है एक्सहेलेशन से, यूरिक एसिड, यूरिया जब पानी में डिसॉल्व होता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो और भी कम हार्मफुल हो जाता है। फिर गुआनाइन एंड क्रिएटिनिन आर सर्टेन स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन जो कि स्पेसिफिक एनिमल्स में स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ एक्सक्रीशन में आता है। वो अभी हम देखते हैं जिसके बेसिस पर एनिमल्स 5 तरह के होते हैं, दैट वी विल सी नाउ। उसके पहले जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन है जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, उसके पहले हम एक्सक्रीशन के एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स देख लें। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में तो हमने देख लिया कि मेनली किडनीज हैं जो कि यूरिया को छान करके बाहर निकालते हैं। अदर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड स्किन, lungs, large intestine, liver and kidneys. Then comes the
these are the excretory organs of human. Then are the flame cells in planaria. फ्लेम सेल्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लानेरिया में या हेलमिंथ्स में। हेलमिंथ्स में भी फ्लेम सेल्स होते हैं, प्लाटी हेलमिंथ्स में भी ये फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, टीनिया सोलियम में भी, प्लानेरिया में इस तरह से ये फ्लेम सेल्स इस तरह से बॉडी फ्लूइड से एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्लेम सेल। ये स्ट्रक्चर है एक फ्लेम सेल का। तो देन अर्थवर्म्स हैव नेफ्रीडिया। अर्थवर्म के डिटेल्स आप पढ़ करके आए होंगे। डिफरेंट टाइप्स, ये अर्थवर्म में 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरिंजियल नेफ्रीडिया। ये अलग अलग उनके लोकेशन के बेसिस पर नेफ्रीडिया होते हैं। और ये नेफ्रीडिया अगेन इनका ये स्ट्रक्चर होता है, प्लांटली एंडिंग होता है, इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट कलेक्ट होता है और एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकलता है। ये अर्थवर्म बेस्ट एग्जाम्पल है। देन कॉकरोचेस हैव मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ने पढ़ा होगा कि कॉकरोचेज में बहुत सारे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के साथ साथ और ये बाहर निकालते हैं। प्रॉन्स में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, दीज आर द ग्रीन ग्लैंड्स through which the excretory wastes are thrown outside. Now these are the different types of excretory organs found in different animals. Now another very important point to know is modes of excretion in animals. These questions are शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने अभी देखा कि अमोनिया के बाहर रूप में बाहर निकलता है, यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है, और कुछ एनिमल्स में पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो के रूप में भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलते हैं। उनके बेसिस पर एनिमल्स में जैसे अमोनोटेलिज्म, ये है फिश एंड प्रोटोजोआ, जिनमें की डायरेक्ट अमोनिया, जो फिश अमोनिया है यहाँ एक्सक्रीटरी वेस्ट, और ये सीधा डिफ्यूज्ड आउट हो जाते हैं थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो जो फिश प्रोटोजोआ एग्जांपल्स हैं, बट ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स जिनमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, जो थ्रू द जनरल डिफ्यूजन के थ्रू सीधा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफ्यूज आउट हो जाता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो अमोनोटेलिज्म हुआ, एक्सक्रीटरी वेस्ट आर अमोनिया, और वो एनिमल्स जो अमोनोटेलिज्म से एक्सक्रीशन करते हैं, दे आर अमोनोटेलिक। लाइकवाइज यूरियोटेलिज्म, जिसमें आते हैं मैमल और एम्फीबिया। यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें आते हैं मैमल्स, एम्फीबिया में फ्रॉग आता है, इसमें अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं यूरिया में और यूरिया के रूप में एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलता है। देन कम सो दे आर द यूरियोटेलिक। देन यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म इज हियर द एक्सक्रीटरी वेस्ट आर यूरिक एसिड। ये जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो कन्वर्ट होते हैं पहले यूरिया में, वो पानी से मिक्स होकर के यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और यूरिक एसिड के फॉर्म में सेमी सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है। दीज आर द बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, कुछ मोलस्क्स भी होते हैं। सो दीज आर द यूरिकोटेलिक birds, reptiles, insects, etc. Then comes the aminotelism. Amonotelism is ammonia. Aminotelism is excretory waste are amino acids. These are certain bivalves. इनमें भी नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडिया के थ्रू excretory products बाहर निकलते हैं, जिसका यूनियो एग्जाम्पल है। Then is the guanotelism. यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो गुआनाइन प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बाहर निकाला जाता है, एंड इसका एग्जांपल है स्पाइडर। सो दीज आर द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। Now these are the amonotelism, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, अमाइनोटेलिज्म, गुआनोटेलिज्म का definitions है। इनको आप पॉज करके अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर दीज। नाउ एक्सक्रीटरी प्रोसेस इन एनिमल्स, दैट इज हाउ, ये भी हम सब देख करके आ चुके हैं कि किस तरह से लंग्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि डिसॉल्व गैस के रूप में एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू लंग्स और गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स के थ्रू होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स के थ्रू होता है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स में इमीडिएट बाहर निकालना लेयर्ड बॉडी हो जाती है, तो उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है
this excretion process. Now, all animals use amino acids to build and maintain their DNA. डीएनए को बनाने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अमाइनो एसिड्स की बहुत ज़रूरत होती है, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ अमाइनो एसिड कम्स इनटू सेलुलर प्रोडक्ट्स, ये this depletion of amino acids creates a number of harmful toxic products, जिसमें मेन है अमोनिया, जिसे यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो गए छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में। अब हम जो डिटेल्स अगले वीडियो में हम देखेंगे इस चीज को, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। अब ये किडनीज आप देख रहे हैं, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। ये यही स्टाइल इसी तरह से होता है, और इसका रीजन ये है कि जो लिवर है जो राइट साइड में होता है, उसके प्रेशर की वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे आ जाता है। नाउ दीज टू किडनीज, इन किडनीज का इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके यूनिट्स हैं नेफ्रॉन्स, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये नेफ्रॉन्स हैं, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ये आर्टरी है, ब्लू कलर का वेन है जो कि प्यूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में लाता है आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन वेन लेकर के जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड टू द हार्ट टू फॉर द प्यूरिफिकेशन। सो नाउ दो चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। अब अच्छा वो उसके पहले हम ये सिस्टम ही पूरा देख लें। दो किडनीज हो गए, दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स ट्रंक्स हो गए, एक है this vein is called as vena cava and artery is called as aorta, renal aorta। तो ये हम अब अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि aorta कैसे काम करता है, कैसे ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और वेना कवा कैसे इस ब्लड को, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन आएंगे, प्यूरिफाइड एंड फिल्टर्ड ब्लड। ये हमेशा ध्यान रखिए कि इम्प्योर एंड प्योर ब्लड हम कहते हैं, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहते हैं प्योर ब्लड जनरली स्पीकिंग, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे जो किडनी में, बट यहाँ जस्ट रिवर्ट होता है, ये हम देखेंगे, बट बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो किडनी से में रीनल आर्टरी से जो ब्लड किडनीज में जा रहा है, दिस इज प्यूरिफाइड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट दिस इज डर्टी ब्लड, क्योंकि ये पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके बाकी के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करके ला रहा है। और जस्ट रिवर्स, वेन जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। एक्सक्रीशन के संदर्भ में, एक्सक्रीशन के रिलेशन में, ये क्लीन ब्लड लेकर के जाता है और वेना कवा के थ्रू, और ये हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा, खुलेगा मेन वेना कवा, पोस्टीरियर वेना कवा से खुलेगा हार्ट में, हार्ट से लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो डर्टी ब्लड, क्लीन ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड, इम्प्यूरिफाइड ब्लड या प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। प्योर ब्लड इज oxygenated blood, dirty blood is carrying excretory waste, but it is purified blood or oxygenated blood। And जो वेन के थ्रू जा रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड बट क्लीन ब्लड, क्योंकि इसने एक्सक्रीटरी वेस्ट को किडनी में छोड़ दिया। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखिए। अब ये सारा काम होता कैसे है, ये नेफ्रॉन्स के बने हुए होते हैं किडनी, ये नेफ्रॉन्स हैं जो इन किडनीज में नेफ्रॉन्स काम कैसे करते हैं, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ ये जो पूरी चीजें हमने देखी अभी तक, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, क्या एक्सक्रीशन में होता है, हायर एनिमल्स में कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये है वर्किंग ऑफ नेफ्रीडिया, कैसे नेफ्रीडिया में कलेक्ट होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट और कैसे पास होता है, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग जो हम डिटेल्स में देखेंगे अगले वीडियो में, मालपीजियन ट्यूब्यूल की वर्किंग, ये आपके अपने नोट्स के लिए है। इनको पॉज करके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जानना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको, इस स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं। सो आज की
इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे यूरिन का कॉम्पोजिशन। जब किडनी काम नहीं करता है, फेल्योर होता है, तो किडनी के खाली फेल्योर ही नहीं, बहुत बार किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी में अमोनिया ज्यादा हो जाता है, तो यूरेनिया नामक डिजीज हो जाती है। तो किडनी की फंक्शनिंग, किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन का फॉर्मेशन, किडनी डिजीजेस, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स, यू कैन टेक फ्रॉम हियर। सम MCQs are also there. In many unicellular organisms, waste products are removed by the process of ultrafiltration. ये अभी हम यहाँ पे आप सिर्फ आंसर्स देख लीजिए। व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये नेफ्रॉन के फंक्शनिंग में हम देखेंगे। ये तो हम देख करके आए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ डिफ्यूजन से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलते हैं। Second question, animal do not excrete their waste in which of their following forms? ये when पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर डायलेटेड, अब कैपिलरीज फूल जाते हैं तो नहीं होता है एक्सक्रीशन। इनका एक्सक्रीशन होता है व्हेन पीएच ऑफ यूरिन डिक्रीजेस, जब यूरिन का पीएच डिक्रीज हो जाता है। अब ये भी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने अभी देखा कि यूरिन फॉर्मेशन का, एक्सक्रीशन का मेन पर्पस है बॉडी का आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करना। आयोनिक बैलेंस क्या है? एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी का बैलेंस। दैट इज, जो यूरिन होता है उसका पीएच होता है 4.8, दैट इज वो एसिडिक हो जाता है। क्योंकि, और वो नुकसानदेह होता है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जो कि जरूरी है। तो इसको भी अभी याद ही आप कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ थर्ड इज रिमूविंग वेस्ट इन लिविंग बीइंग इज नोन एज एक्सक्रीशन। डेफिनेटली इट इज ट्रू, फॉल्स तो नहीं होगा। उसके बाद ये जो डिटेल्स है, ये इस क्वेश्चन का आंसर का डिटेल्स है, ये मैंने किसी साइट से लिया है जस्ट फॉर योर हेल्प। Then next is excretion primarily involves removal of nitrogenous waste. I think this is well understood. Byproducts of all byproducts during catabolism, removal of byproducts during anabolism, and throwing out excess water. ये तीनों ही partial explanations हैं excretion के, but nitrogenous waste का removal is the main purpose of excretion. Which of the following organs do not excrete nitrogenous waste? तो हम पहले ही इसका रीजन देख चुके हैं। लंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकालता है और लिवर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकालता है। वो सिंपली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसको निकालने का काम, उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है किडनी। किडनी और स्किन नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो लंग्स एंड लिवर्स आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम्स व्हाट इज एक्सक्रीशन, the process by which waste from the body are removed, this is called as hemodialysis. अब ये एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। जब किडनी फेल्योर के कंडीशन हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाला जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस, क्योंकि ब्लड को बाहर निकालते हैं, ब्लड को clean करते हैं, and therefore this process is called as hemodialysis. Next question is process which filters blood periodically is called dialysis. ये एक टर्म याद रखिए कि डायलिसिस, इसके बारे में डिटेल्स भी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि डायलिसिस मतलब वो आर्टिफिशियल, हीमोडायलिसिस और डायलिसिस में डिफरेंस है। डायलिसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू किडनी ब्लड को क्लीन करता है। यही डायलिसिस जब नॉर्मली नहीं हो पाता है तो उसको, इसीलिए हम जनरल बोलचाल की भाषा में वो डायलिसिस पे है, उनका डायलिसिस हो रहा है। एक्चुअली डायलिसिस तो बॉडी में होता ही जा रहा है, ब्लड और यूरिन के भी किडनी डायलाइज करके ही ब्लड को क्लीन कर रही है। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है डायलिसिस का, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा ब्लड पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। अब अच्छा, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही हीमोडायलिसिस नहीं है, तो इसलिए दिस प्रोसेस इज डायलिसिस। बट ये ध्यान रखिए कि अगर आपका ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन में डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस आता है तो बहुत कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में से कौन सा सही है। आर्टिफिशियल किडनी से जब ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं तो दैट इज हीमोडायलिसिस। बट यहाँ पर चूंकि ब्लड फिल्ट्रेशन थ्रू आर्टिफिशियल किडनी में कोई हीमोडायलिसिस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर यहाँ पे होगा डायलिसिस। लाइकवाइज ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज एंड टेक टू द किडनीज। फिल्ट्रेशन के लिए
जहां पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड कैपिलरीज में, दैट इज किडनी। देन 10th वन इज विच डज नॉट फिल्टर आउट फ्रॉम ब्लड टू बाउमन्स कैप्सूल। ये अभी आप यहाँ याद रखिए कि पॉलीपेप्टाइड जो है मॉलिक्यूल्स वो नहीं फिल्टर्ड आउट होते हैं। अमाइनो एसिड फिल्टर आउट होता है, ग्लूकोज होता है और फैटी एसिड होता है। जो फिल्टर्ड आउट होता है बाउमेंस कैप्सूल में। आपको ये याद रखना है, ये सारी चीजें हम बाहर नहीं निकालते हैं। ये सब चीजें बाहर नहीं निकलती हैं। इसको हम इरेज कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। द करेक्ट आंसर इज पॉलीपेप्टाइड, जो बाहर जिसको बाहर निकाला जाता है, ये प्रोटीन के कुछ फॉर्म्स हैं। और अमाइनो एसिड्स भी कुछ फॉर्म्स बाहर निकलते हैं, बट सम यूजफुल अमाइनो एसिड्स देन ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स को फिल्टर करके यूरिन वापस ब्लड में भेज देता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीन ब्लड। सो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फॉर टुडे दिस मच इज अनफ। हम अगली बार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। थैंक